दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राजद उम्मीदवार डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी के नामांकन के पश्चात बिहार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए 200 से ज़्यादा सीट हासिल करेगी। हमारे साथ हमारे माननीय मंत्री जी मदन सहनी जी हैं, हमारे नौजवान साथी जो हाल फिलहाल में आरजेडी से हमारी पार्टी को नीतीश जी के नेतृत्व में ज्वाइन किए हैं, फराज फातमी जी हैं, पार्टी के हमारे सम्मानित विधायक सुनील चौधरी जी हैं, अमरनाथ गामी जी हैं और आज जिनके नॉमिनेशन के लिए हम आए हैं, हमारे साथ नीतीश जी को 2018 में ज्वाइन किए थे दिलीप चौधरी जी। स्नातक क्षेत्र से आप लोगों के आशीर्वाद से दो बार विधान पार्षद रहे हैं। इनके पिताजी का भी कार्यकाल लंबा कार्यकाल रहा है यहाँ पर दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और समस्तीपुर में। हम इनके नॉमिनेशन के लिए आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मुखर रूप से इन्होंने अपने स्नातक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, ये 2 दशक से मतलब 2 पीढ़ी स्नातक विधान परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुत मुखर रूप से विधान परिषद में हमारे साथ रहे हैं। हमने देखा है, चाहे उस शिक्षकों की समस्या हो, चाहे इस क्षेत्र के जो भी जनमानस की समस्या हुई, उसको मुखर रूप से उन्होंने उठाने का काम किया और एक मजबूत पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि स्नातक क्षेत्र की जनता पुनः इनको आशीर्वाद देगी और पूरा विधान परिषद में आप लोगों के आशीर्वाद से जदयू के सभी हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, सम्मानित जो हमारे नेता हैं दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर और बेगूसराय में, उनके आशीर्वाद से दोबारा विधान परिषद भारी बहुमत से नीतीश जी के नेतृत्व में, सानिध्य में जाने का काम करेगी। आप लोग का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। सर, एक सवाल है कि आखिर विनोद चौधरी जी का जो जदयू में ऑलरेडी थे, उनका टिकट क्यों काटा गया और नए लोगों को चेहरा क्यों बनाया गया, ये सवाल उठता है। देखिए, विनोद चौधरी जी का टिकट काटा नहीं गया। दिलीप चौधरी जी और हम मेरे साथ 4 विधान पार्षद जो उस समय थे, उन्होंने नीतीश जी के नेतृत्व में वो आए और नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और जदयू ज्वाइन किया। तो निश्चित रूप से ये सिटिंग विधान पार्षद थे और इसीलिए इनको दोबारा माननीय नेता ने मौका दिया। किसी का टिकट कटा नहीं क्योंकि ये सिटिंग थे, इसलिए इनको मौका दिया। और विनोद चौधरी जी को माननीय नेता से व्यक्तिगत संबंध है, कहीं न कहीं विनोद चौधरी जी के भी राजनीतिक भविष्य की निश्चित रूप से माननीय नेता चिंता करेंगे और कहीं न कहीं अकोमोडेट किया। उन्होंने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया, तो बागी माना जाएगा क्या? उन्होंने ही बोला है कि चुनाव हम लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो जिसको जनता आशीर्वाद देगी विधान परिषद जाएंगे। पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है ऐसे में। ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ जब चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से जो पार्टी का परिपाटी है, जो पार्टी का अनुशासन है, उसके अनुसार कार्रवाई। सर, आपने शिक्षक की बात की है, इन्होंने शिक्षक के लिए काम किया है, तो जो संबंध महाविद्यालय हैं, उन शिक्षकों को महाविद्यालय में समय पर अनुदान नहीं मिलता है, सरकार द्वारा भेजे गए अनुदान नहीं मिलता है। शिक्षक के साथ भूखमरी की समस्या होती है, वो विश्वविद्यालय का चक्कर काटते हैं। आखिर तो फिर कैसे लगता है कि उनका कल्याण हो सकता है आपकी सरकार में? देखिए, ऐसा है कि हम शिक्षा मंत्री रहे हैं और संबंध महाविद्यालयों के लिए जो माननीय नीतीश कुमार के पहले तो बहुत व्यवस्था भी नहीं थी। माननीय नेता ने व्यवस्था बनाई। फर्स्ट आपके यहाँ स्टूडेंट करेंगे तो क्या व्यवस्था होगी, आपको क्या मिलेगा परसेंटेज, सेकेंड करेंगे, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, ये हम भी मानते हैं। आने वाले समय में उन त्रुटियों पर सुधार किया जाएगा कि कैसे हमारे यहाँ जो प्रोफेसर और जो शिक्षक वहाँ पर हैं, उनको कैसे व्यवस्थित सैलरी मिल सके। वो है कि अभी जो लोगों के हाथों में संस्था है, उनकी मर्जी पर है, व्यवस्थित करने पर विचार किया जाएगा और आने समय में विचार किया जाएगा। सर, इन सबों के बीच एक बड़ी बात यह है कि अभी जो स्थितियां हैं, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, लोजपा की जो स्थिति है, उस स्थिति में जी किस तरह से देखिए? हमको लगता है कि जब गठबंधन की राजनीति होती है, हम भी 2015 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और हर पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करती है कि गठबंधन में हमें
ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, क्योंकि जब उनके कार्यकर्ताओं के और उनके नेताओं की संख्या ज़्यादा रहती है, लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लड़ें। और लेकिन है कि सीटों पर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है गठबंधन में रहने के लिए, और बहुत से समय में अंतिम समय में उसमें गठबंधन टूट भी जाता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि लोजपा हम लोगों के गठबंधन में रहेगी और हम लोगों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। सर, जो शुरू में बातचीत सामने आ रही थी कि जदयू और भाजपा आपस में बांटे और जदयू कोटे से भाजपा कोटे से लोजपा को टिकट मिली थी, तो क्या अभी जो दबाव जिस तरह का दबाव बना रहे हैं चिराग पासवान, तो क्या लग रहा है कि जदयू भी कम्प्रोमाइज़ करके आपस में फिर वार्तालाप? देखिए, ऐसा है कि हम वार्ता में खुद शामिल नहीं हैं, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी करने की हम समझते हैं कि हमको अपने जो हमारा नेतृत्व जो लोग बात कर रहे हैं उन पर विश्वास करना चाहिए, और निश्चित रूप से पार्टी के इंटरेस्ट को और गठबंधन के इंटरेस्ट को, एनडीए के इंटरेस्ट को देखते हुए लड़ने की सबसे ज़्यादा सीट पर दावेदारी करेंगे, कितने सीट पे जीतने की उम्मीद है? एनडीए को कितने सीटों पर जीतेगी? एनडीए हम बार बार कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा है कि इस बार एनडीए 200 पार करेगी। सबसे ज़्यादा वो जदयू पर हमलावर हैं और अपने लिए उप मुख्यमंत्री की दावेदारी भी कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? हर कोई को इच्छा है, हम भी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इच्छा रखना बुरी बात थोड़ी है, इच्छा तो हर कोई रखता है, इसलिए इच्छा रखने कोई बुरी बात नहीं है। कोई राजनीतिक दल चलाता है, वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री क्या खराब। सबसे ज़्यादा जदयू पर वे हमलावर हैं सरकार में, भाजपा को छोड़ करके जदयू पर हमलावर हैं। देखिए, चिराग जी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, जब तक चिराग जी खुद कोई ऑफिशियल बयान नहीं देते उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। आपकी सरकार बनेगी इस बार, तो प्राथमिकता क्या होगी आपकी? माननीय नेता ने 7 तारीख के अभी जो 7 निश्चय में भी, निश्चय संवाद में भी उन्होंने चर्चा की, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने 25 तारीख को, उसमें 7 निश्चय 2 की चर्चा की कि मेरी प्राथमिकता क्या होगी, कैसे हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, कैसे हम जो ग्रामीण कुटीर उद्योग है उसके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे, आवागमन को हम एनएच से कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे हम जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे, कैसे महिलाओं को फर्दर हम सशक्त और आर्थिक रूप से संपन्न कर पाएंगे, उसकी भी उन्होंने व्यवस्था की। क्या हम कैसे जो हमारी आधी आबादी है उसको शिक्षित करने के लिए हम प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की भी चर्चा की है। युवाओं को कैसे हम स्किल करेंगे, जो एक बड़ी आबादी युवाओं की है उनको हम कैसे स्किल कर पाएंगे, कैसे प्रशिक्षित कर पाएंगे, उसकी भी उन्होंने चर्चा की है। तो हम तो हमेशा माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में जेडीयू का और माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा यही रहा है कि विकास विकास और विकास, कैसे हम विकास करें। इन 15 वर्षों में जो प्रदेश 3.3% के ग्रोथ रेट पर था, आज जीडीपी आज वो 11.5% पर है। जो डेफिसिट स्टेट था, जहां पर अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होता था, कर्ज लेकर सैलरी देना पड़ता था, वो इस 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने इस बनाने का काम किया। 24,000 करोड़ के बिहार को 2,15,000 करने का काम किया। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से इस प्रदेश की जनता को उम्मीद है, और नीतीश कुमार ने जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया है। चाहे मूलभूत संरचना हो, चाहे इस में IIT, BIT, NIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ संस्थान, कितने यूनिवर्सिटी, मुंगेर पूर्णिया में विश्वविद्यालय, इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, महिला ITI बना करके अपने नौजवानों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल शिफ्ट है। जो व्यक्ति के शासनकाल में 15 साल में चरवाहा विद्यालय खोलने का जिन लोगों ने देश को बेरोजगार बना दिया, इस प्रदेश में 15 वर्षों में इस प्रदेश में जातीय तनाव, धार्मिक तनाव पैदा कर करके 118 नरसंहार जिनके शासनकाल में हुआ, जिस प्रदेश में उन्होंने भूरा बाल साफ करके अगड़ा और पिछड़ा में लड़ाई लड़ाने का काम किया, जातीय संघर्ष कराने का काम किया, और उस सहानुभूति से 15 साल सरकार में रहे, वो आज ये सब बातें कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, प्रवासी मजदूर जो आए थे, क्योंकि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, देखिए, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और बिहार को विशेष सहायता अभी भी हमारा मुद्दा है। बार बार हम कहते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य था, और बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ने का काम किए, लेकिन अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आबादी, हमारा जो प्रदेश है सबसे ज़्यादा जनसंख्या के घनत्व वाला डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। तो
हमको सहायता की आवश्यकता है और बार बार यह सहायता के लिए हम भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी भिन्न स्रोतों से भिन्न विभागों से प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे बिहार को आर्थिक रूप से मदद कर सकें। अभी सड़कों के क्षेत्र में उन्होंने मदद करने का काम किया है, जिसका हम लोगों ने जिसका स्वागत किया। अभी दरभंगा में एम्स आया है, दरभंगा में एयरपोर्ट आया है, जिसके लिए माननीय नीतीश कुमार लंबे समय से संघर्ष करते रहे। आप सब लोग जानते हैं मधुबनी के दरभंगा के इलाके में किस तरह से मधुबनी पेंटिंग के लिए संस्था का निर्माण कराया गया। तो माननीय नेता इस क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले समय में भी मिथिला के इलाकों में और कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे आगे हम और मेन स्ट्रीम में आए, राष्ट्रीय मानचित्र में दरभंगा मधुबनी का जो मिथिलांचल का इलाका है वो डेवलप हो, उसके लिए प्रयासरत है। दो जगह से मांग उठ रही है कि कामेश्वर सिंह के नाम से एयरपोर्ट का नाम हो। अब इसका ये क्या कहेंगे? वो एक इश्यूज है, वो एक पॉलिटिकल डिबेट का इशू है। कुछ लोग कामेश्वर सिंह के नाम सर एक दो सवाल और रह गया। अंतिम समय में चुनावी माहौल में आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश में, तो कम समय में संगठन को क्या? देखिए, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सरकार हो, दोनों में नीतीश कुमार जी की बड़ी पैनी नजर है। लंबे समय तक इस प्रदेश को उन्होंने संवारने का काम किया है, संगठन को ताकत देने का काम किया है। जो समता पार्टी का जब उन्होंने गठन किया था तो बहुत छोटे से पॉलिटिकल पार्टी आज बढ़कर बड़ी हुई और हम तो अभी 7 दिनों से माननीय नेता के साथ प्रदेश के कार्यालय में थे। लगभग 1800 लोगों से माननीय नेता ने पूरे प्रदेश के लोगों से मुलाकात की है, सबको व्यक्तिगत रूप से जानते थे। 90 से 80% लोगों को उनके बच्चे कहाँ हैं, उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसलिए ऐसे नेता के साथ काम करने में, क्योंकि हमें कांग्रेस अध्यक्ष रहने का अनुभव प्राप्त है और हम समझते हैं कि नीतीश जी के कार्यप्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, उसमें नीतीश जी जूता पाली से चंडीपात खूब करते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, संगठन में जो हमसे बन पड़ेगा उसमें हम ऐड करने का प्रयास करेंगे। सर एक दो सवाल है, चूँकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया और कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, तो बिहार चुनाव में कांग्रेस को किस रूप में आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं और क्या प्लूरल्स पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी बाधक हो सकता है आपको? देखिए, ऐसा है कि इच्छा रखना और इच्छा पॉलिटिकल पार्टी बनाना ये कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में पढ़े लिखे नौजवान लोग आए, ये अच्छी बात है कि जो लोग एक्सपोज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अगर राजनीति में आए, ये अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में आने के पहले राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को समझना, उसका अनुभव प्राप्त करना, ये ज़रूरी बात है। तभी आप जाकर के परिपक्व होते हैं, जिसको बोलते हैं कि आपको किताबी नॉलेज तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज करने के लिए यू शुड कम इन द फील्ड फर्स्ट। अब मान लीजिए कि प्लूरल्स की जो पार्टी की अध्यक्षा हैं वो भी प्रयास कर रही हैं, हमारी शुभकामना है। नौजवान हैं, महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, हमारी शुभकामना है कि भविष्य में अच्छा करें। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस चुनाव में हम लोगों के कहीं आसपास भी नजर आएंगे। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेस देखिए, कांग्रेस एक बेईमान पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस गठबंधन में है। लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से जो है कि अपने गठबंधन के साथ जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं और हमेशा लंबे समय तक 20 वर्षों से कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। क्या कारण है? कोई न कोई कारण रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक आरजेडी के साथ रही, गठबंधन करते हैं, लास्ट में उनमें आके सीटें कम कर देते हैं और वैसे सीटों को दे देते हैं जहां कांग्रेस का वजूद नहीं है, कांग्रेस का यहाँ नहीं है। इसीलिए हम समझते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है उनके नेतृत्व में, लालू प्रसाद के गठबंधन के नेतृत्व में भविष्य अच्छी नहीं। धन्यवाद। सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।
जेड फैमिली किराना, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन कॉम्प्लेक्स, सुभाष चौक, लालबाग।